हिंद साथियों एंड वेलकम टू द DU केमिस्ट्री। मेरा नाम शुभम और हम वापस से अपने सेमेस्टर 6 ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में वापस आ गए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये जो सिलेबस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ और ये सिलेबस लगभग सारी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सेम होता है। मतलब ये वीडियोस सभी के लिए हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, JNU में हैं, BHU में हैं, AMU में हैं या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हैं, आपके लिए ये सारे वीडियो लेक्चर उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखिए ये एज ए सिलेबस आपको जो दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें सारा मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक एंड प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम सीधे मूव करेंगे आज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। इसके बाद हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं, क्या सिलेक्शन रूल्स होते हैं, किसमें क्या लैम्डा मैक्स आता है, और जो क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे वो सारे हम यहाँ पर डील करेंगे। इसके बाद क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स वगैरह ये सारा डील करेंगे। पैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स, ये आज हम इतना डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेंसिटी पर मूव करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको ये तो पता होगा कि ये एक सैंपल होता है जो कि हमारे क्यूबिट में होता है। एक लाइट का सोर्स होता है, I0 की इंटेंसिटी सोर्स से आती है और कुछ इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए कुछ भी है, वो कुछ लाइट की एब्जॉर्ब करती है और कुछ ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये मान लीजिए एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ से आपका ट्रांजिशन हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये I0 एनर्जी एब्जॉर्ब करी, I0 की जो इंटेंसिटी कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब करा और ये ट्रांजिशंस पॉसिबल हुए, ठीक है। और जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इसलिए हम इस पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से कुछ एक्साइटेड लेवल, हाई एनर्जी लेवल्स पे जो हमारे ट्रांजिशंस हैं वो हो रहे हैं, इसलिए इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। यहीं अगर हम एमिशन की बात करें, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, जो सैंपल है जिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को लाइट करवा रहे हैं, वो ऑलरेडी एक हाई एनर्जी स्टेट में होता है। या फिर कहें कि जो एनर्जी आप उसको देते हो, जब एनर्जी आपको देते हो तो उस एनर्जी की वजह से वो कुछ और एनर्जी लूज करके लाइट को इमिट करता है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट पे मान लीजिए ट्रांजिशंस होता है, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है, and it emits the light, it emits the energy, that is why it is known as emission spectroscopy। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हाई एनर्जी स्टेट में ऑलरेडी आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है, या फिर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे हाई एनर्जी स्टेट पे। जब वो हम इस पे एनर्जी देते हैं तो ये अपनी एनर्जी के साथ ही
कुछ और एनर्जी रिलीज करके अपनी और भी लोअर स्टेट्स में आ जाता है। देखिए ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट्स में है, और जब इसमें इंसिडेंट हुई लाइट तो ये और एनर्जी इमिट, मतलब यहाँ पे जो आई टी होगा वो ग्रेटर देन होगा आई नॉट के। यहाँ पे जो आपका आई टी होगा, यहाँ पे जो आपका आई टी होगा वो ग्रेटर देन होगा आई नॉट। आई नॉट इंसिडेंट है और आई टी ट्रांसमिटेड है, मतलब सम पार्ट ऑफ द लाइट ऐड होके इमिट हो रही है। वो एडिशन कहाँ से हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हायर एनर्जी स्टेट में हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में आके कुछ एनर्जी और लूज कर रहा है, और जो आपकी इंसिडेंट रेज की जो भी इंटेंसिटी है उसमें ऐड करके आपकी ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है। तो इस पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम मूव करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उस पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं, कैसे ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशंस को स्टडी करते हैं सबसे पहले हम। देखिए कोई भी आपका नॉर्मली मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो या तो एटम्स में होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स में होते हैं। हम यहाँ पर जनरली मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा लो, मॉलिक्यूल जैसे मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसमें आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और आपने इतनी तो MOT पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, कि आपको ये पता होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं भी आपने पढ़ा है तो यही बेसिक है, यही बेसिक है, इतना समझ लो आप। आपके आगे के आने वाले सारे कॉन्सेप्ट, आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इतने टॉपिक से, इतने कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका जैसे मान लीजिए दो कार्बन के बीच में, या फिर आप मान लीजिए F2 के बीच में, F2 मॉलिक्यूल कैसे बना? F2 मॉलिक्यूल बना होगा MOT के अकॉर्डिंग कि इसकी एक F दोनों F जब आकर दोनों F की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आकर कंबाइन करती हैं तब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी की होती है, और एक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हाईएस्ट एनर्जी की होती है। ये हो गया आपका MOT। ठीक है, MOT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इतना ही था। अब हम अपना वापस से अपने मॉलिक्यूल में आते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अगर MOT के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो इसमें कैसे बॉन्डिंग हुई होगी? इसमें दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहे होंगे, और एक बना होगा सिग्मा स्टार, सॉरी एक बना होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसी इसकी संरचना होगी, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मतलब सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं, पाई कहीं दिख रहा है, पाई बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल जैसे कि हम लेते हैं CH3COCH3। इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। ठीक है, अब इसका कैसा होगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको इतना तो पता चल ही गया है ना कि सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने होंगे तो क्या क्या होगा? सिग्मा होगा, पाई होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं तो वो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और
जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं बॉन्डिंग के, उतने ही एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने होंगे। मतलब एक पाई स्टार बना होगा, एक सिग्मा स्टार बना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब आप ये समझिए, ये आपके यहाँ पे कुछ जो भी 2-3 जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, अभी मैं एज ए आर्बिट्ररी वैल्यूज ले रहा हूँ। तो ये आपकी बॉन्डिंग होने के बाद ये आपका सिग्मा बनेगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी का सिग्मा होगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी का सिग्मा। फिर होगा पाई, आपको पता है ना सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद पाई, और फिर हायर एनर्जी का उससे थोड़ा होता है नॉन बॉन्डिंग, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे। उससे ऊपर होता है पाई स्टार, उससे ऊपर होता है सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होता है, क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी और सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कंसाइज में बता रहा हूँ। देखिए, आपको जब भी कहीं पे कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आपको सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड्स दिखें, तो आप सबसे पहले सिग्मा को सबसे लोवेस्ट एनर्जी, उसके बाद पाई, उसके बाद एन, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार। ठीक है, ये आपको इस तरह अरेंजमेंट कर देना है। अब देखते हैं, अब हमारा जो मेन सिलेबस है उसको देखें तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, क्या है ये? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें स्टडी करने हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये हमारे पास इतने ऑर्बिटल्स हैं, इतनी एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। अब आपको पता है जब लाइट एब्जॉर्व करेगा तो इसमें ट्रांजिशंस होंगे। ट्रांजिशंस कहाँ से होंगे? जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए सबसे अगर पाई वाला जो कंपाउंड है, जैसे हमारा एसीटोन है, CH3CO CH3, इसमें N में नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या हैं? पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या हैं? पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं कि N से पाई स्टार हो जाए, N से सिग्मा स्टार हो जाए, ठीक है, या फिर पाई से पाई स्टार हो जाए, पाई से सिग्मा स्टार हो जाए, या फिर सिग्मा से पाई स्टार हो जाए, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो जाए, है ना? यही है ना पॉसिबल, मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से सिग्मा स्टार, और सिग्मा से पाई स्टार। इतने पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, पॉसिबल ट्रांजिशंस इतने हैं। बट क्या सारे ट्रांजिशंस होते हैं? नहीं होते हैं, सारे ट्रांजिशंस नहीं होते हैं। इनके लिए बेकायदा एक सिलेक्शन रूल होता है। अगर सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है तो वो ट्रांजिशंस होगा, सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा। वेरी क्लियर? ठीक है, अब वो सिलेक्शन रूल कहाँ से आते हैं? वो क्वांटम से आते हैं, और उतना डिटेल में जाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ सिलेक्शन रूल देखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, और ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ ठीक है, हमें इतना पता चल गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि डेल्टा एस शुड बी ज़ीरो। डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन स्पिन, चेंज इन स्पिन ज़ीरो हो ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपका डेल्टा एस ज़ीरो होना चाहिए। डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो आपका डेल्टा एस है ज़ीरो हो, मतलब इसका इस एस क्या है? प्लस हाफ है। अगर ट्रांजिशन होगा तो ये, अगर ये ऐसा होता है तो इसका एस भी प्लस हाफ है। तो ये एस ग्राउंड है, ये एस एक्साइटेड है,
तो डेल्टा एस क्या होगा, एस एक्साइटेड माइनस एस ग्राउंड, मतलब 0। ये ट्रांजिशन फेवरेबल होगा, ये ट्रांजिशन होगा। बट अगर 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 आपका ये ट्रांजिशन ऐसा होता, स्पिन अगर जाकर अपोजिट हो जाता, तो ये आपका माइनस हाफ, अब तब डेल्टा एस इक्वल्स टू होता माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ इक्वल्स टू हो जाता -1। मतलब डेल्टा एस इक्वल्स टू नहीं है 0 के, मतलब ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा, ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा। ये कहता है सिलेक्शन रूल। ठीक है, दूसरा सिलेक्शन रूल क्या है, दूसरा सिलेक्शन रूल है कि जो ट्रांजिशन है वो सिमेट्रिकली अलाउड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड होना चाहिए। सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब क्या है, सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब ये है जी से यू या फिर यू से जी। अब ये जी और यू क्या है भैया, जी है जिराइडे, यू क्या है अनजिराइडे। अब ये क्या है भाई, नया नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, नहीं भाई नया कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ। देखिए जी जिराइडे वो जिसको बोलते हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। अगर इस सेंटर से हम मूव कर रहे हैं तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, बराबर का लोब होगा, तो इसमें इसको हम बोलेंगे कि जी है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिराइडे है, जी है। यू क्या है, अनजिराइडे है। मान लीजिए ये लोब है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो इधर माइनस इधर प्लस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जिराइडे मतलब जी नहीं है, जी नहीं है तो क्या है, यू है। जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है उसमें क्या है, यू है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, एक सेंटर पॉइंट लेंगे, थोड़ा दूर लेफ्ट जाएंगे थोड़ा दूर राइट जाएंगे, अगर दोनों जगह सेम चीज़ मिल रही है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो जिराइडे होगा, जिराइडे को हम जी से असाइन करेंगे। ठीक है, और अनजिराइडे को यू से। ठीक है, तो जी और यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है हमारा सिलेक्शन रूल, बोल रहा है कि ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड होना चाहिए, ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड होना चाहिए। सिमेट्रिकली अलाउड का मतलब क्या है कि जी से यू होना चाहिए, मतलब क्या है कि आपने सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार जी यू जी यू जी, सॉरी जी गलत हो गया, जी यू जी यू। ठीक है, जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनको हमने जी और यू असाइन कर दिया। सिग्मा को जी, सिग्मा जी होता है और पाई यू होता है, सिग्मा स्टार जी होता है, सिग्मा स्टार यू होता है। ये जब आप एमओ पढ़ोगे तब क्वांटम से इसका वो आता है। आप अभी ऐसा करो, आप नॉर्मली सीखना ऐसे सीख लो कि आपको नीचे से ऊपर तक जाना है, जी यू जी यू जी यू जी यू। वैसे इसका ऐसा होता है एस पी डी एफ, जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो जी यू ऐसे इसका हम ऐसे इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारा ये काम हो गया जी से यू जी से यू। तो अब हमारा सेक्शन रूल क्या बोल रहा है, जी से यू ही ट्रांजिशन होगा, मतलब जी से यू मतलब जी से यू मतलब देखें अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह हैं आपके, ठीक है, तो यू से जी मतलब पाई से पाई स्टार सिमेट्रिकली अलाउड है, ये ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अब होगा तो होगा, ये ट्रांजिशन हो सकता है बट कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो आउटर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले एक्साइट होंगे। ठीक है, यू से जी जाएगा बट पाई से सिग्मा स्टार नहीं होगा, पाई से सिग्मा स्टार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, यू से यू नहीं है अलाउड।
यू से जी या जी से यू, ये दो ही अलाउड है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल ट्रांजिशन जो हमारे सिलेबस का था वो हमने कर लिया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन इसमें, सॉरी सिलेबस में क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसमें लेमडा क्या होगा, कौन सा हमें ऑब्जर्व होगा, कौन सा ऑब्जर्व नहीं होगा, किसमें ऑब्जर्व होगा किसमें नहीं होगा। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर क्या रहे हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट कौन सी यूज करेंगे, यूवी विजिबल। ठीक है, हम लाइट कौन सी यूज करेंगे, जो लाइट यूज होगी वो यूज होगी यूवी विजिबल। यूवी विजिबल की रेंज क्या होती है, 200 से 800 नैनोमीटर। ठीक है, 200 से 800, ये क्या है, लेमडा की वैल्यू है। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया कि लेमडा और ई को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एच बाई लेमडा। ठीक है, कहीं भी आपको सी वगैरह या फिर वेव नंबर दे रखा है तो एच सी न्यू इक्वल टू एच सी न्यू, ये सारी चीज़ें आप इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई ना। अब हम ये देख लेते हैं कि अब हमें एक बात तो पता है, देखिए एक बात तो हमें पता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर लेमडा हाई है तो E कम होगा, या फिर उल्टा कहें E हाई है तो लेमडा कम होगा। ये E क्या है, ये बेसिकली डेल्टा E है। डेल्टा E किसका है, होमो लूमो का है। होमो लूमो क्या, अभी मैंने आपको पहले बताया, देखिए इस पे देखिए आप, इसमें आप देखिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इसके ऊपर वाली जो खाली है, जस्ट इसके ऊपर वाली, इसको हम बोलेंगे लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम से क्लियर हो रहा है, लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट एनर्जी की, अनऑक्यूपाइड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, वो वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब हाईएस्ट एनर्जी की जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये है। अब जब ये इसमें यूवी विजिबल या यूवी लाइट हम जब इसमें इंसिडेंट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी की ओर। ठीक है, तो ट्रांजिशन किसके किसके बीच में मोस्ट फेवरेबल होगा, होमो टू लूमो, मतलब इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल के बीच में सबसे कम एनर्जी गैप इसी में है ना, तो थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ तक हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, फिर से बना देते हैं। सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। तो अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है ये सबसे पहले पाई स्टार में होगा, क्योंकि सबसे कम एनर्जी गैप है। जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई वो इसका सबसे कम है, थोड़ा सा भी एनर्जी देने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा ई कम है तो लेमडा हाई होगा,
लेमडा ज़्यादा होगा, लेमडा ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? अगर यही एक दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें n और पाई स्टार के बीच में गैप, एनर्जी गैप ज़्यादा है, डेल्टा ई इसका ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, लेमडा कम होगा और इसका लेमडा ज़्यादा होगा। मतलब इसमें जो लाइट है वो हाई वेवलेंथ की यूज होगी और इसमें जो लाइट है वो कम वेवलेंथ की यूज होगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन मकसद था यहाँ पर आपको बताने का, वो अब मैं आता हूँ, आपको ये क्लियर हो गया ना कि लेमडा कम होगा, किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी गैप मतलब होमो और लूमो के बीच का एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो लेमडा कम होगा, लेमडा कम होगा मतलब जो लाइट यूज़ होगी वो यूवी रीजन में यूज़ होगी। यूवी विजिबल का मैंने आपको बताया 200 से 800 नैनोमीटर। तो अगर लेमडा कम है तो लाइट इस रीजन की यूज़ होगी या फिर 200 से 400 के बीच में। और अगर लेमडा हाई है मतलब एनर्जी गैप अगर कम है होमो और लूमो के बीच का तो लेमडा हाई होगा। लेमडा हाई होगा तो आपकी जो वेवलेंथ यूज़ होगी वो इस रीजन में लाई करेगी, करीब 700, 500, 800 के रीजन में लाई कर सकती है। तो आपको जो कलर होगा वो अच्छा खासा ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अभी नहीं, अभी मैं आपको सीधे सिलेबस पे ले चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर आगे हम कुछ चीज़ें और बात करेंगे। अभी मैं सीधे आपको क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि बैथोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक जो शिफ्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं कवर करूँगा। इसमें बस आपको क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स बता के ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। हम अब आते हैं सीधे अपने ऑक्सोक्रोम्स क्रोमोफोर्स में। तो सबसे पहले क्रोमोफोर्स देखिए, क्रोमोफोर्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको कोई भी कंपाउंड आपको मिलेगा, उस कंपाउंड में आपको ये देखना है कि इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें एक ऐसा ग्रुप होगा, कोई भी एक ऐसा ग्रुप होगा जिसकी वजह से कलर आपका आ रहा है। कलर आ रहा है मतलब उसमें वो ग्रुप जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कोई भी हो सकती है, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, लेकिन उन्हीं ट्रांजिशंस की वजह से, उस ग्रुप की वजह से उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल का कलर ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक है, और वो जो कंपाउंड है वो आपको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि कोई भी कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है उसमें आपके डबल बॉन्ड्स होंगे ही होंगे, याद रखिए क्रोमोफोर में आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप ही होगा, डबल बॉन्ड होना ही होना है। और ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन कहें क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशंस होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है। कहीं भी कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू वगैरह में या फिर आप कहीं स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देते हो तो बस इतनी डेफिनीशंस आपकी काफ़ी होगी। ठीक है, जो कि आपको पूरी तरीके से क्रोमोफोर को एक्सप्लेन कर रही है। अब एग्जाम्पल क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे आपका सी डबल बॉन्ड सी वाले जितने कम कोई भी ग्रुप है आपका सी डबल बॉन्ड सी वाला, या फिर सी डबल बॉन्ड ओ वाला, या फिर एस्टर मतलब ओ सी ओ आर सी ओ आर, एस्टर ग्रुप कोई भी अगर प्रेजेंट है, या फिर नाइट्रो ग्रुप कोई प्रेजेंट है, या फिर एमाइड्स मतलब सी
NH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ये अगर ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स अगर हैं, तो ये आपके कलर प्रोड्यूसिंग में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो दीज आर नोन एज क्रोमोफोर्स। होप आपको क्रोमोफोर समझ में आ गया है। अब आगे जब हम वुडवर्ड्स रूल्स करेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे कंपाउंड्स आपको गिवन होंगे, उसमें आपको क्रोमोफोर्स पहचान के उसकी लेम्डा मैक्स वगैरह लिखना पड़ेगा। वो सब अभी नहीं है, वो आगे आएगा। ठीक है, क्रोमोफोर हो गया। अब हम दूसरा हम ऑक्सोक्रोम्स क्या हैं? क्रोमोफोर के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या हैं? ऑक्सोक्रोम्स ये ऐसे हैं कि जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब ये भी कुछ एक सर्टेन कुछ ग्रुप्स हैं जो अटैच्ड होते हैं जब क्रोमोफोर्स के साथ। समझिए बात को, ये कुछ ग्रुप्स ही हैं जब क्रोमोफोर्स के साथ अटैच्ड होते हैं तो आपकी इंटेंसिटी और एनर्जी दोनों पर इफेक्ट आ जाता है। मतलब इंटेंसिटी पर और एनर्जी पर दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर कोई कलर कुछ लाइट कलर शो कर रहा है और कुछ ऑक्सोक्रोम्स मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनकी वजह से क्या होता है कि कलर और भी डार्क हो जाता है और भी डेंस हो जाता है, ऐसे ग्रुप्स को हम ऑक्सोक्रोम्स बोलते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जो आपके ऑक्सोक्रोम्स होते हैं ना, ऑक्सोक्रोम्स ये आपके सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स में, कि क्रोमोफोर्स सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं और ऑक्सोक्रोम्स अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। एमाइड्स में देखिए C डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेशन है। अब मैं आपको ऑक्सोक्रोम के कुछ एग्जांपल देता हूँ, तो आपकी जो डेफिनीशन है, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एग्जांपल्स जैसे कि OH ग्रुप जब किसी भी अनसैचुरेटेड ग्रुप, मतलब जैसे क्रोमोफोर के साथ या तो फिर एस्टर के साथ अटैच्ड हो या एमाइड के किसी भी लिंकेज में, कहीं भी पूरे कंपाउंड के लिंकेज में कहीं भी OH प्रेजेंट हो, तो जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड होता है तब ये इंटेंसिटी में प्रभाव डालता है। मतलब आपका कलर और इंटेंस हो जाता है और लेम्डा या फिर एनर्जी पर भी प्रभाव डालता है कि आपका कलर भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर लेम्डा पहले 400 पे आ रहा था तो हो सकता है ऑक्सोक्रोम की वजह से लेम्डा 600 पे आ रहा है, और अगर पहले ब्लू कलर आ रहा था तो अब हो सकता है ऑरेंज या फिर येलो कलर भी आ जाए। मतलब ये ऑक्सोक्रोम्स कलर्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये OH हो गया, NH2 हो गया, SR2 हो गया और SH हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ये सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो होप ऑक्सोक्रोम भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम सिलेबस देखें तो हमने कर लिया जनरल प्रिंसिपल्स, तो हमने पहले कर लिए थे। हमने इंट्रोडक्शन टू एब्जॉर्प्शन इन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर ली, हमने UV स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझ लिया, लेम्डा डेल्टा E को समझ लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है और हर जगह इसका यूज